ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट और अध्यक्ष डॉक्टर देवाशीष डांडा। श्रोताओं, कोविड को लेकर हम रोज की तरह हाजिर हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला का एक और नया अंक लेकर। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी कई जगह कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। श्रोताओं, अगर हम सावधानी रखेंगे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को हरा पाएंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 51 करोड़ 45 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और एक अच्छी बात यह है कि देश में स्वस्थ होने की दर 97% से भी ज्यादा हो गई है। 28,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन वहीं राहत की बात यह है कि कोविड से 41,000 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोविड को लेकर आपके अंदर कई जिज्ञासाएं और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम सभी जानना चाहते हैं। कोरोना और इसकी वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु में रूमेटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर देवाशीष डांडा। डॉक्टर देवाशीष, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर देवाशीष, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जबकि कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आ रही है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, आप कोविड की वर्तमान स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? ये आपने सही कहा। नमस्कार सभी श्रोताओं को। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे कोविड के नंबर्स में काफी कमी आए हैं और पिछले ऑलमोस्ट मंथ अभी प्लाटो फॉर्म में है और काफी डिप हो चुका है नंबर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप बैठे रहेंगे जी। या तो हम रिलैक्स्ड हो जाएंगे, पूरा छोड़ देंगे सारे प्रिकॉशंस, क्योंकि जब तक ना 70 to 80% लोगों को इम्यूनिटी हो जाए, वैक्सीनेशन से हो, प्लस जिनका ऑलरेडी कोविड हो चुका है उनका थोड़ा बहुत भी प्रोटेक्शन रहेगा, तब जाके हमारे पॉपुलेशन को, पूरा देश को कोविड से फर्दर स्पाइक आने से बचने का यही एक तरीका है कि 70 से 80% लोगों को वैक्सीन लग जाए और दोनों डोज लग जाए। तो ये बहुत जरूरी है। इस समय हम अच्छी स्थिति में है और इसको हम कहेंगे, जिसका अंग्रेजी में कहा जाता है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जी। ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को हमको पूरा इस्तेमाल करना होगा। इसी समय में हमको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। सरकार सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मन में अभी भी शंका है और हमको सबको इसके साथ कोऑपरेट करके वैक्सीन लगाना है और हमारे सबको, सारे देश के सारे लोगों को बचाना है। आप देखेंगे, अगर याद करेंगे, किसी ना किसी को आप सब लोगों का परिवार में या अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कोलीग्स में किसी ना किसी का मौत हो चुका है या तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो चुका है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सब लोग सरकार से कोऑपरेट करें और वैक्सीन लगवाएं। दिस इज द ओनली वे कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर देवाशीष, आपका इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है और
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में आप फाउंडर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रिमेटोलॉजी के, और आपके पेपर्स इस बारे में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। और अगर हम ये कहें कि इम्यूनोलॉजी या इम्यूनिटी एक ऐसा शब्द है इस समय जिसकी चर्चा हर जगह है और हर ब्रांड इसको अपने प्रमोशन में यूज कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी एक ऐसा वर्ड है जो कोविड में सबसे ज्यादा यूज हुआ है। ये आपने बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा, और ये मैं कहूँगा कि इम्यूनिटी के बढ़ाने के लिए कुछ गलतफहमियां बहुत ज़्यादा है कि ये खाने से वो खाने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे शरीर में जब भी कोई बाहर की इन्फेक्शन आ जाए, हमारे नॉर्मल लोगों को, ऐसा कुछ लोग जिनका इम्यूनिटी कमी है, जैसे कुछ बीमारियां हैं, डायबिटीज है और अनकंट्रोल शुगर है और हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है या कुछ कैंसर है, उनके थोड़ा रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन बाकी सब लोग अपना शरीर में जो बी सेल और टी सेल बोलते हैं, लिम्फोसाइट बोलते हैं जी, उसके वजह से हम किसी भी इन्फेक्शन को लड़ने का कैपेसिटी रखते हैं। बट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कोविड में कि इम्यूनिटी बढ़ने से सिर्फ अच्छा नहीं होता। इनफैक्ट जो कोविड पेशेंट्स का डेथ होते हैं वो ज्यादा इम्यूनिटी से होते हैं। आपने सुना होगा इस साइटोकाइन स्टॉर्म होते हैं जो क्रिटिकल कोविड होते हैं जी, उनका इम्यूनिटी इतना ज्यादा हो जाते हैं कि अपना शरीर को, अंग को डैमेज कर देते हैं। तो वायरस से लड़ने के लिए शुरुआत में जो इम्यूनिटी थोड़ा कम हुआ जी, और 10-12 दिन के बाद जाके इम्यूनिटी इतना तेज हो जाते हैं कि वो वायरस को मारने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन वो अपना हार्ट, लंग्स, किडनी, मेजर ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं और लोगों का डेथ हो जाती है। तो इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ाना ऐसा जो लोग इस्तेमाल करते हैं टर्म, मैं तो इसके साथ सहमत नहीं हूँ। हम तो कहेंगे इम्यूनिटी लाना है अगर कोविड के अगेंस्ट में, एकमात्र उपाय है वैक्सीन। थोड़ा बहुत छोटे मोटे चीज है जिससे इम्यूनिटी अच्छा हो सकता है। एक तो है नॉर्मल, लोगों का नॉर्मल स्लीप पैटर्न, लोगों को सोना है 8 से 10 घंटा रोज, और बहुत जरूरी है कि उसमें इंटरफेरन तैयार होता है जो वायरस से लड़ते हैं। हमारे इंडियन खाने पीने में जो स्पाइसेस है वो बहुत अच्छे होते हैं, उसको लागू रखना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए। जिनका शुगर है, जिनका हार्ट के प्रॉब्लम है, उनको शुगर की बीमारी, हार्ट के प्रॉब्लम या लंग्स की बीमारी, ये सबको कंट्रोल में रखना होगा दवाई से। शुगर हाई हुआ तो एक स्टडी में अभी पता लगा कि अनकंट्रोल शुगर जो है नंबर 1 कॉज है सारे कोविड डेथ में। सबसे ज्यादा खतरनाक है अनकंट्रोल शुगर। बहुत लोगों को पता भी नहीं था शुगर है, कोविड का टाइम में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ जी। तो इसीलिए जो है शुगर कंट्रोल रखना है। और इसके अलावा विटामिन डी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा ये सब चीजें बहुत छोटे मोटे चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट है जिनका डायबिटीज है या प्री डायबिटिक है उनको शुगर कंट्रोल रखना। वैक्सीन अभी मौका है, सबको वैक्सीन आपको लेना ही चाहिए। सबसे पहले मौका मिलते ही आपको वैक्सीन लेना होगा। और बाकी आप कुछ गलत फहमियों में ना जाए कि कुछ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का विक्टिम ना हो जाए कि लोग ये वो महंगा चीज, बिल्कुल उसमें कुछ है भी नहीं, कुछ विटामिन सी लेके या जिंक लेके कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जी। और अगर हम देखें डॉक्टर देबाशीष की, इसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जगह जगह पे, हमारे सोशल मीडिया पे इस समय एंटीबॉडी को मेजर करने के लिए कैंपेन चल रही है, जिसमें अक्सर ये ऐड आता है कि आप अपनी इम्यूनिटी की जांच कराएं, आप ये देखें कि आपके अंदर कितनी एंटीबॉडीज है। कितना सही है इस तरह के टेस्ट को कराना, या सिर्फ एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है ये? ये आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत चारों तरफ मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिवली प्रचार हो रहा है कि आप एंटीबॉडी टेस्ट करिए। ये जरूर है कि जिनका एंटीबॉडी लेवल ज्यादा होगा, इसका मतलब उनका इम्यून सिस्टम कोविड के अगेंस्ट में काफी अच्छा लेवल तक एंटीबॉडी तैयार किया है, जो
वायरस अगर शरीर के अंदर दोबारा आया तो उसको फाइट करने के लिए कैपेसिटी अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें एक कंट्रोवर्सी है कि जिनका एंटीबॉडी थोड़ा कम है, जिनका एंटीबॉडी थोड़ा बहुत ज्यादा है, क्या इसमें बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, ऐसा कहना मुश्किल है। क्योंकि समझ लीजिए किसी का एंटीबॉडी लेवल नॉर्मली मोस्ट लैब में कट ऑफ 0.8 या 1 ऐसे बोलते हैं, तो अगर किसी का अगर 20 है, किसी का अगर 400 है, ये अपेरेंटली तो ऐसा ही लगेगा कि तुरंत एंटीबॉडी से वायरस को फाइट करने का कैपेसिटी जिनका ज्यादा एंटीबॉडी वही होगा। लेकिन एक और चीज, एक और पहलू इम्यूनिटी का है, वो है टी सेल इम्यूनिटी और मेमोरी सेल्स होते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो टी सेल्स है, वायरस किसी भी वायरल इन्फेक्शन में बी सेल से ज्यादा टी सेल इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वायरस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, वायरस को पहचानने के लिए और उसका अगेंस्ट बाकी जो इम्यून सिस्टम का जो आर्मामेंटरियम है, जितने सारे लड़ाकू सेल्स है, उस सबको एक्टिव करने के लिए टी सेल बहुत जरूरी है। और टी सेल का इम्यूनिटी का टेस्ट तो बहुत इजीली होते नहीं है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, कॉस्टली भी है, लोग उसको करते नहीं है। तो किसी का एंटीबॉडी लेवल एकदम कम हुआ, इसका मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल फाइट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये थ्योरेटिकली लगता है कि जिनका एंटीबॉडी लेवल बहुत कम है उनका री इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन एक चीज है, जिन्होंने वैक्सीन लिया है और जिसका एंटीबॉडी कुछ लेवल तक है, तो उनको बीमारी हुआ भी, तो कोविड इन्फेक्शन हुआ भी, जिसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं, उनको सीरियस कोविड नहीं होते हैं। वैक्सीनेशन के बाद द मोर्टालिटी फ्रॉम स्कोप क्या बोलते हैं, जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन से जो डेथ होते हैं उसका रेट 1 in a million है। वेरएज बिना वैक्सीनेटेड जिनका जो होते हैं उनका डेथ रेट कोविड हुआ तो 1.3% है। तो 10,000 टाइम प्रोटेक्शन होते हैं वैक्सीनेशन से। तो इसीलिए एंटीबॉडी एलोन प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जरूर जिनका एंटीबॉडी लेवल बहुत हाई है, हो सकता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल जो है कंप्लीटली क्लियर नहीं हुआ अभी कि ये 100% एक्यूरेट है, बट लगता तो है कि बायोलॉजिकली ये हो सकता है कि एंटीबॉडी लेवल हाई हुआ तो प्रोटेक्शन अच्छा होगा। जी। और डॉक्टर देबाशीष, पूरे देश से श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं कृष्णन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु में रूमेटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में प्रोफेसर डॉक्टर देबाशीष ढांडा। आप भी डॉक्टर देबाशीष से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन पर सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे आज के पहले कॉलर अमृतसर से प्रेम सागर जी जुड़ गए हैं। प्रेम सागर जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आकाशवाणी। नमस्कार डॉक्टर देबाशीष जी। नमस्कार। डॉक्टर, बहुत सी जाने बताई हैं हमारी सरकार ने, राज्य सरकारों ने और डॉक्टर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने। एंटीबॉडी वर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं आप, जरा साधारण भाषा में बताएं जिस एंटीबॉडी किसको कहते हैं? जी डॉक्टर देबाशीष, किसको कहते हैं ये जानना चाहते हैं आप? जी। हेलो जी डॉक्टर देबाशीष, ये जानना चाहते हैं कि एक आम आदमी को एंटीबॉडी क्या है, ये कैसे समझाया जाए? बिल्कुल अच्छी बात है। तो ऐसा है कि जैसे हमने कहा, हमारे शरीर के अंदर खून में जो श्वेत कणिका होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें 2 टाइप की होते हैं। एक को बोलते हैं टी सेल, एक को बोलते हैं बी सेल, और या बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ, हमारे बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन तैयार करते हैं। एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप की होते हैं, IgG, IgM, IgA, IgB, IgE। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये इसका बहुत सारे फंक्शंस है, और सारे इन्फेक्शन में सबसे फर्स्ट लाइन में वो आपको मतलब आप नेचुरल बैरियर्स के बाद यही सबसे पहले लड़ते हैं, वायरस से हो बैक्टीरिया हो। एंटीबॉडीज का रोल ज्यादातर इम्पोर्टेंट
बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होते हैं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन में भी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होते हैं। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी होते हैं, ये क्या करते हैं, इसका जो है टारगेट होते हैं, जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, उसका उस टारगेट में जाके बाइंड करते हैं और उसके साथ कुछ और केमिकल होते हैं सेल बॉडी में, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, सब मिलके ये जो है वायरस या जो इन्फेक्शन करते हैं बैक्टीरिया वायरस से सबको मार सकते हैं। तो कोविड में भी ये एंटीबॉडी शुरू में वही आपको वायरस को निष्क्रिय कर सकते हैं, उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। तो डॉक्टर देबाशीष जी, आगे के लिए टी सेल का एंटीबॉडी, टी सेल का इम्यूनिटी आते हैं, लेकिन एंटीबॉडी का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन जो बी लिम्फोसाइट से तैयार होते हैं। हम लोगों का सबका शरीर में नॉर्मली भी एंटीबॉडी तैयार होते हैं जी। तो सब एंटीबॉडी का अलग अलग फंक्शन है। और ये जो कोविड का, जैसे कोविड का एक्सपोजर हुआ शरीर में, तो कोविड का वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार होगा जी। ये एंटीबॉडी सबसे पहले उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वायरस को निष्क्रिय करने के लिए, इनएक्टिवेट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। डॉक्टर देबाशीष, हम ये कह सकते हैं सरल शब्दों में कि जो एंटीबॉडीज हैं वो हमारे शरीर की सेनाएं हैं और जैसे ही कोई दुश्मन आता है तो वो उसको ट्रैप करके उसे समाप्त कर देती हैं। इसलिए हमको अपनी सेनाओं को एक्टिव रखने के लिए अच्छा खान पान रखना चाहिए ताकि हम मजबूती से अपने किसी भी एंटीजन से, किसी भी दुश्मन से लड़ सकें और हम स्वस्थ रह सकें। और अब हम रुक करते हैं रामपुर उत्तर प्रदेश का, जहां से आकाश रस्तोगी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आकाश जी नमस्कार। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब आपको नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार। उत्तर प्रदेश जिला रामपुर से आकाश रस्तोगी बात कर रहा हूं। जी आकाश जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? पहला क्वेश्चन ये है सर कि मैंने कोविशील्ड की पहली डोज ले चुका हूँ जी, और 84 दिन बाद सर दूसरी डोज लेगी जी। पिछले साल की स्थिति को आप देखें सर तो कोरोना केस कम हुए थे, 2000-3000 केस आ रहे थे सर जी, और डेली मेरे ख्याल से 100 से नीचे की थी। आज की स्थिति को हम देखें सर तो 50,000 के आसपास 42,000 50,000 केस आ रहे हैं जी। तो कम से कम 500-600 आदमी के रोज डेथ हो रहे हैं। तो सर ये क्या दर्शा रहा है कि आगे चल के कोरोना के केस और बढ़ेंगे, कब तक बढ़ेंगे सर? 50 करोड़ से ऊपर डोज हम ले चुके हैं, डोज लग चुके हैं भारत के अंदर जी बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में ये सर कम होने की उम्मीद है या बढ़ने की उम्मीद है? अभी ये कोरोना जो आपदा है, कुदरती आपदा है तो कोई वायरस है? अभी तक स्टडी चल रही है ब्रिटेन में, अमेरिका में और देशों में सर, इसके ऊपर कैसे आप देखेंगे? ये कुदरती आपदा है, एक से दूसरे आदमी को वायरस मिल रहा है सर जी। जी डॉक्टर देबाशीष, इनका ये कहना है जी, मैं इनका सवाल ये है कि इन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन ली है, करीब 84 डेज हो चुके हैं, सेकेंड डोज भी ले ली है इन्होंने उसकी, और अब ये जानना चाहते हैं कि अब जबकि देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, तो ऐसे में हम किस स्थिति में हैं अभी कोविड से लड़ने की, और आगे कोविड किस तरह से बिहेव करेगा, आगे इसके केसेस बढ़ने वाले हैं, कम होने वाले हैं, ये वायरस किस तरीके से बिहेव करने वाला है इन फ्यूचर? बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बधाई, आपने वैक्सीन लिया है, इससे अच्छा काम कोई नहीं हो सकता है इस समय में। तो वैक्सीन लेने के जैसे दो डोज लिया आपने कोविशील्ड का, उसका 14 डेज बाद से, सेकेंड डोज लगने का 14 डेज बाद से जी आपका ऑलमोस्ट 70% प्रोटेक्शन होते हैं। अब इसमें आपको दो चीज आपको क्लियर करूंगा। लोगों का मन में एक शंका है, 70% इसका मतलब क्या है, 30% हमको प्रोटेक्शन नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें दो वर्ड आपको जानना पड़ेगा, एक है इफेक्टिवनेस, एक है एफिकेसी। इफेक्टिवनेस जो है, इसका मतलब है कि आपको वैक्सीन लेने का बावजूद, कोविशील्ड के बावजूद 30% चांस है आपको एक्सपोज हुआ, आपको कोविड फिर भी हो सकता है जी। इसका मतलब इसका एफिकेसी थोड़ा इतना ही 70% है। जैसे मॉडर्ना अगर है उसमें 95% एफिकेसी होती है, लेकिन इससे आपको उसको बुरा फील करने का कोई बात नहीं, क्योंकि जो 30% को भी कोविड होगा वैक्सीन लगने के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, उनको भी 95 to 99% प्रोटेक्शन है फ्रॉम सीवियर डिजीज एंड डेथ। मतलब आपने 2 डोज ले चुका है
उसके बाद अगर बाई चांस आपको 30% चांस है आपको कोविड होने का, आपको हो भी गया, आपको सीरियस या क्रिटिकल कोविड होने का या उससे मृत्यु होने का चांस 99% कम है। इसका मतलब हमने थोड़ी देर पहले जो बताया, वैक्सीनेशन के बाद जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते हैं उसका डेथ का चांस 1 in a million, मतलब 10 लाख अगर इन्फेक्शन हुआ वैक्सीनेशन के बाद, एक को डेथ हो सकता है जी। जबकि अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया तो आपको 100 लोगों का हुआ तो 1.5 लोगों का, मतलब 300 लोगों का हुआ तो 4 लोगों का डेथ हो सकता है। इसका मतलब है वैक्सीनेशन लेने से 10,000 गुना प्रोटेक्शन होते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि 51 करोड़ देशवासी को वैक्सीन लग चुका है, तो ये 51 करोड़ मिनिमम 1 डोज की बात है जी। जब दोनों डोज की बात है तो अभी हम लोग आई थिंक 10 करोड़ कुछ ऐसा पार किया है। जब आप दो डोज लग जाएगा 100 करोड़ कम से कम, ये 60% एक थ्रेशोल्ड होते हैं। इसका कैलकुलेशन वैज्ञानिक लोग प्रोसीजर में ऐसे कैलकुलेट किया जाए, एक नंबर होते हैं R0 बोलते हैं जी। ये R0 जनरली जब सीवियर स्प्रेड होते हैं इन्फेक्शन, उस समय जनरली 2.5 कैलकुलेट करके अगर करेंगे, मतलब 1 जना से 2.5 लोगों को, मतलब 2 जना से 5 लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा कैलकुलेट करेंगे तो देखा गया 60% लोगों का अगर वैक्सीन लग गया तो बाकी लोगों को इन्फेक्शन होना कम हो जाता है, वायरस जो है कम्युनिटी में बहुत कम रह जाता है जी। तो यही टारगेट है, हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं जी। हर्ड इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन से कभी नहीं एक्सेप्ट करना है, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन से, कोविड से अगर हर्ड इम्यूनिटी चाहिए तो बहुत लोगों को डेथ हो जाएगा। हम लोगों को अभी मालूम है कि सरकारी हिसाब से 4 लाख के ऊपर का डेथ हो चुका है, और ये अगर हम नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी चाहेंगे तो हमको करोड़ों लोगों का डेथ हो जाएगा जी। तो वैक्सीन से वो नहीं होगा, वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी आएगा। तो अगर 140 करोड़ इंडियन है, देशवासी है, उसमें 100 करोड़ को अगर 2 डोज वैक्सीन लग गया तो हम लोग लगभग इसके ऊपर जीत जाएंगे जी। और वो बहुत जल्दी से जल्दी करना होगा, और यही वो टाइम है। अभी इस समय हम प्लाटो में है, डेली नंबर ऑफ केसेस जो है कल जो है 28,000 में आ गया 40,000 से, और इसी समय में हमको इसको अटैक करना है बाय वैक्सीनेशन। और एक बार आपको इसी समय में जो तेजी से वैक्सीनेट कर दिया, 70%, 80% हो गया तो बंद हो जाएगा, 60% भी हो गया तो जो है इसका स्प्रेड बंद हो जाएगा जी। अब एक बात आती है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। आपने सुना होगा अभी जो हमारे देश में हम लोग जहां से हम लोग निपट रहे, बाहर निकाल आ रहे, वो है डेल्टा वायरस जी। तो डेल्टा स्ट्रेन जो है, जब भी कोई वायरस बहुत दिन रहता है इंसानों में, वो म्यूटेट हो जाते हैं, वायरस बदल जाते हैं, और उसका जो है, उसका जो रूप है, उसका जो प्रकृति है वो चेंज हो जाते हैं, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो बी सेल है, टी सेल है, वो पहचान नहीं पाते, इसको ठीक से लड़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग अभी जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं, सरकार कर रहे हैं, और अगर जल्दी से जल्दी हम इसका स्प्रेड बंद कर दिया और इसको धीरे धीरे कम हो जाएगा, वैक्सीनेशन जल्दी हो जाएगा, तो म्यूटेशन होने का चांसेस नहीं जी। बिल्कुल डॉक्टर देबाशीष, दुनिया में बाकी देशों में डेल्टा से म्यूटेशन देखिए क्या हालत हो गया। तो इसीलिए जो है जैसे ही हम लोग वैक्सीनेट करेंगे वहां ही हम लोग उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अभी देखिए अमेरिका में 50% के कम लोगों का वैक्सीनेट हुआ है, लेकिन इजराइल में, यूके में 70%, 80% का वैक्सीनेट हो गया। उनका कोविड हो रहा है, डेल्टा से हो रहा है, लेकिन डेथ बहुत कम है। बिल्कुल। तो डॉक्टर देबाशीष, जैसा कि आपने कहा कि सभी को वैक्सीन लगवानी है, अगर हम सब ने वैक्सीन लगवा ली तो निश्चित तौर पर कोरोना की इस जंग को हम जीत पाएंगे। और अब अगली कॉल लेते हैं। रामपुर से अनीसुर रहमान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो अनीस जी, नमस्कार, स्वागत है जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी सर, मैं ग्राम धनुपुरा, जिला रामपुर से आपका अनीस रहमान बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए। जी सर, मेरा सवाल यही है सर, वैक्सीन जो लगवा चुका हूँ सर मैं, और सर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर, दर्द हो रहा है मेरे थोड़ा जी। तो दर्द हो रहा है, यही कहना है सर। दर्द कितने दिन पहले लगवाई थी अनीस जी, कितने दिन पहले वैक्सीन लगी? फिलहाल सर मैंने पहली डोज लगवाई है जी। कितने दिन पहले? सर अभी 2 दिन हुए हैं सर, बहुत ज्यादा तकलीफ जी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर देबाशीष, 2 दिन पहले वैक्सीन लगाई है जी। सर अब
जो वैक्सीन लगेगी दोबारा से दूसरी भी वैक्सीन लगेगी, 84 दिन के बाद में वैक्सीन लगेगी सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी डॉक्टर देबाशीष, इन्हें दर्द बना हुआ है, 2 दिन हुए वैक्सीन लगवाई है, थोड़ा सा दर्द है, तो क्या कहेंगे, क्या ये एक वैक्सीन का रूटीन सिम्टम है या कुछ अलग है? आपसे ये कहूंगा, हम लोग सब भूल जाते हैं, हमारे बच्चों को जो वैक्सीन लगाने ले जाते हैं, डीपीटी लगते हैं, बच्चों को 4-5 दिन तक रहता है, बुखार दर्द होता है, फूल जाता है, कभी कभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक स्वेलिंग रहता है। जिसका जितना ज्यादा पेन फीवर हुआ है उनका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। मैं कहूंगा अगर आपको दर्द हो रहा है, आपको फीवर हुआ है, आपको ये सब हुआ है, पेन हुआ है, तो इसका मतलब है आपको बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, आपकी इम्यूनिटी अच्छा बनने जा रहा है। और इसीलिए मैं कहूंगा इससे आपको बिल्कुल नहीं डरना नहीं है। आपको याद रखना है, आपको बच्चों को भी आपने वैक्सीन लगाया होगा, वो सब रोते हैं, दर्द होते हैं, बुखार आते हैं, तो इसीलिए ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं हुआ, आपको बिल्कुल ही कुछ भी दर्द नहीं हुआ, फीवर नहीं हुआ, तो हम थोड़ा सरप्राइज होंगे, क्योंकि हो सकता है आपको वैक्सीन उतना अच्छा नहीं है, ये भी मैं कह सकता हूँ। आपको वैक्सीन में अगर दर्द नहीं हुआ तो वैक्सीन का इफेक्ट भी थोड़ा कम होगा, ऐसे सोचेंगे। जी बिल्कुल, तो ये जो दर्द है, ये दर्द आपके बचाव के लिए, और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर देबाशीष आपने जैसे बताई कि बच्चे जब इसको टॉलरेट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मुश्किल तो है, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आगे जाके हमें कोविड से निश्चित तौर पर बहुत राहत मिलने वाली है अगर सभी लोग वैक्सीनेशन करा लें। और अब हम रुक करते हैं छत्तीसगढ़ में बिलासपुर का, जहाँ से प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी प्रदीप जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, मेरा 2 सवाल है सर, दोनों डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन का आंसर चाहूंगा। जी जी सर, पहला सवाल तो मेरा ये है सर कि मैं 5 महीना हो गया सर पॉजिटिव हुए जी, और मेरा टेस्ट इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें थोड़ा दिमाग सा थोड़ा अजीब सा लगता है सर। और दूसरा मेरा ये सवाल जी 5 महीने हो गए? जी 5 महीने हो गए सर। जी जी। और दूसरा सवाल ये था सर कि मेरी छोटी सी बच्ची है 5 वर्ष की, उसका आंखों का ट्रीटमेंट चलता है, तो सर ये अभी की स्थिति हालात में अगर उसको लेके जाए तो कैसे लेके जाए सर, प्लीज दोनों का आंसर कीजिए। जी पहला सवाल लेते हैं डॉक्टर देबाशीष की। 5 महीने हो गए हैं कोविड हुए और अभी इन्हें टेस्ट और स्मेल नहीं आ रही है, तो ऐसे में क्या संभावना है और इसको कैसे देखते हैं आप? मैंने समझा नहीं। 5 महीने जी हो गए 5 महीने इन्हें कोविड हुए हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद अभी तक इनका टेस्ट और स्मेल वापस नहीं आए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या वापस नहीं है? सॉरी, टेस्ट और स्मेल। जी हाँ जी, टेस्ट ओके, स्मेल नहीं आ तो रही। इसको बोलते हैं थोड़ा, कुछ लोगों को जो है थोड़ा लंबा रहता है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, उसमें स्मेल और टेस्ट का जो लॉस होते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा लंबा समय तक रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस है आपको ये परमानेंट हो जाएगा। 99.99% चांस आपको ये रिकवरी हो जाएगा। एक स्मॉल परसेंटेज में, लेस देन 10% में थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन अभी तक दुनिया में जितना पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स है, ये उम्मीद किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो कुछ महीना और जी बिल्कुल वापस आ जाएगा। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर देबाशीष, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर देबाशीष ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोविड का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट और अध्यक्ष डॉक्टर देवाशीष डांडा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in